हमें गौरव भैया, यार हम लोगों ने कल एक प्रोजेक्ट किया था, है ना, याद है आपको? उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने पूरा फिनिश किया था एक एआई की हेल्प से, जहाँ हम लोगों ने कर्सर एआई का यूज किया था और देखा था कि कैसे हम लोग रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हैं। और एक कायदे का प्रोजेक्ट था जहाँ तक है वो, है ना। बट वहाँ एक चैलेंज था कि जब भी हम लोग नेटलीफाई पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करते हैं, पेड प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी हैंडल कर लेते हैं उसे, बट जैसे अनपेड प्लेटफॉर्म अपना हो गया, यानी कि नेटलीफाई हो गया या फिर लेट से अपना वर्सल हो गया, तो इन पे जब आप अपलोड करते हो तो एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम पता है क्या थी? क्योंकि वहाँ पे ना जैसे ही हम लोग को, याद मैं दिखा देता हूँ आपको ना, थोड़ा सा याद आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या थी। आपको याद है लास्ट टाइम पे हम लोग ऐसे कुछ, हमारा ये भी नेटलीफाई पे ही है, मैंने चेंज कर दिए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो पहले मैं इस कार्ड को क्लियर करता हूँ। ऐसा कुछ दिख रहा था, आपको याद है? हम लोग क्या कर रहे थे, पहले इसको लॉग आउट भी कर लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, लॉग आउट कर लिया। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लॉग इन पे जाकर रहे थे यहाँ पे, तो ये नॉर्मली काम कर रहा था। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे थे क्रिएट अकाउंट पे, जनरली क्या होता है नेटलीफाई वगैरह पे कि जब भी आप ऐसी किसी चीज़ पर क्लिक करते हो, ये सर्वर कॉल करता है। मतलब ये कि आपकी रिक्वेस्ट index.html के जाने के बजाय सर्वर पे चढ़ के चली जाती है, और उससे क्या होता है, आपका 404 पेज नॉट फाउंड की एरर आ रही थी, जो हम कल लोग देख रहे थे, है ना। उसका फिक्स क्या है? अभी तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नॉर्मली ये खुल जा रहा है और ये मेरा साइनअप पेज आ गया और मैं साइनअप कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। साइनअप करने के बाद मैं डाल सकता हूँ चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे लेट से डाल दिया इस बार ABC, ईमेल में डाल देता हूँ test@gmail.com। ठीक है, मैंने ईमेल डाल दी है और उसके बाद मैंने पासवर्ड डाल दिया, मिनिमम 6 करेक्टर, तो ABCDEFGHI। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया है, मेरे को पासवर्ड सेव नहीं करना। तो यहाँ पे देख रहे हो ये हाई ABC लिख के आ गया है ना, मेरा सेव हो गया है। और उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ या फिर इनके प्रोडक्ट में जाके वो सारे काम कर सकता हूँ जो हम लोग कल करना चाह रहे थे, है ना। इमेजेस हम लोगों ने डाली नहीं थी क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग थी। अब इमेज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दो और आपके इमेजेस आना शुरू हो जाएंगे। वो बहुत बड़ा चैलेंज है भी नहीं, है ना। यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ कर रहे थे यार, इसको पहले क्लियर करते हैं। मैंने फिल्टर क्लियर किया तो ये आराम से यहाँ पे हमने लेजी लोडिंग लगाई हुई थी, है ना, जिससे बहुत स्मूथली और ये बहुत अच्छा दिख रहा था, है ना। तो आपको याद है ये चैलेंज हमने कैसे फिक्स किया कि यार हम लोग क्लिक करें 404 भी ना आए, है ना। हमारे पास सारा कोड लिखा हुआ था, नेटलीफाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उसके लिए बस एक लाइन ऑफ कोड लिखना है। क्या करना है आपको, पब्लिक फोल्डर में जाना है। पब्लिक फोल्डर में गए, पब्लिक फोल्डर में जाने के बाद में ये एक नॉर्मल फाइल बनानी है, कोई एक्सटेंशन नहीं, ठीक है। हाइफन रीडायरेक्ट्स ऐसे एक नॉर्मल सी फाइल बनानी है जिसके अंदर ये लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे कि भाई अगर मेरे पास कोई भी और राउट आता है जहां पे मेरे को नहीं पेज मिलता, तो आप उसको रीडायरेक्ट करो index.html के पास में विद द स्टेटस कोड 200। ठीक है, वो हम समझाएंगे आपको टाइम आने पे स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, बट इतना समझ लो कि अभी हम लोगों ने सारा ट्रैफिक अपनी index.html की तरफ मूव कर दिया है, जो कि पहले सर्वर कॉल हो जा रही थी। वो प्रॉब्लम थी हमारे साथ और ये उसका फिक्स है कि आपको पब्लिक में रीडायरेक्ट करके फाइल बनानी पड़ेगी जहां पे ये लाइन डालनी पड़ेगी। और फिर क्या होगा कि आप दोबारा से डिप्लॉय करोगे और डिप्लॉय करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे दोबारा डिप्लॉय कैसे करते हैं। यहाँ पे आप आ जाओ, ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, ऐसा आप इसको खोलोगे, नहीं ये नहीं यार, यहाँ पे ना यार ये तो डिप्लॉयड वाला पेज है। हाउएवर उसको ना वापस करता हूँ, एक बार एक प्लेस वापस जाता हूँ। यहाँ पे आप आओगे ना तो आपकी नॉर्मल वेबसाइट कुछ ऐसे दिखती है, आपको याद है? जैसे मैं और एक बार वापस आ जाता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट मैं कहाँ से दिख पाऊंगा, मेरे प्रोजेक्ट कुछ ऐसे दिख रहे होंगे। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया तो मेरा ये प्रोजेक्ट आ गया, है ना। जब ये प्रोजेक्ट मेरा आ गया है उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैं गया और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मिलेगा मेरे को ऑप्शन, इसका मैं क्लिक करूंगा प्रोडक्शन वाले पे। जैसे मैंने क्लिक किया तो अभी तो खैर ये डिप्लॉयड है, ठीक है, अभी तो डिप्लॉयड है, वरना मेरे को एक ऑप्शन मिलता रीडिप्लॉय का। ठीक है, किसका ऑप्शन मिलता? रीडिप्लॉय का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, बट मेरे को रीडिप्लॉय का ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे दिखता है वैसे जनरली। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये पब्लिश डिप्लॉय लिखा हुआ है, तो पब्लिश डिप्लॉय पे क्लिक करोगे तो वैसे ही मेरा रीडिप्लॉय हो जाएगा, नहीं दोबारा वहां से आ जाएगा। या ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय पे क्लिक करोगे तो यार ये तो ऑलरेडी हो चुका है डिप्लॉय, इसलिए आज दिखा, मैं आज इसको कर चुका हूँ। वरना आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रीडिप्लॉय का, ठीक है। उस रीडिप्लॉय के ऑप्शन पे क्लिक करना, दोबारा से ये ऑटोमेटिक फेच करेगा आपकी गिटहब की रेपो को और ये रीडिप्लॉय कर देगा और फिर आपका प्रोजेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, रिट्राई विद लेटेस्ट ब्रांच कमेंट, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ आने के बाद में देखो लिखा है ट्रिगर रीडिप्लॉय, इस पर क्लिक करोगे तो दोबारा से ये हो जाएगा, दोबारा से ये हो जाएगा। समझ गए? सही है यार, ऑसम। तो आपको ये समझ आ गया, जैसे क्लिक करोगे दोबारा रीडिप्लॉय हो जाएगा और मेरी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और मेरे को अगर अपनी वेबसाइट देखनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरी वेबसाइट खुल जा रही है, जो कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सही है, मुझे लग रहा है मस्त लग रही है ना। तो ये अपने आप मस्त चल भी रहा है, ठीक है, ये मस्त अपने आप चल रहा है, ठीक है। तो सही लग रहा है यार, मेरे को तो सही लग रहा है ना। आई डोंट नो आपको कैसा लगा, बट मेरे को लग रहा है सही है कहीं ना कहीं, है ना।
तो बाद बाकी आप लोग ट्राई करो, अपने आप से एक बार देखो ये आपको फिक्स हुआ है नहीं हुआ। अब मैं बात करूंगा अपने आज के लेक्चर की कि आज हम लोग आज इस नए वाले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो हम लोगों ने कर्सर एआई का यूज किया क्योंकि हमारे फंडामेंटल क्लियर थे, बात समझ आ रही है। बट बैकएंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं, बैकएंड में अभी हमारे फंडामेंटल क्लियर नहीं है, बात समझ आ रही है। आज हमारा पहला लेक्चर है, कहीं ना कहीं जब पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर में आप एआई का यूज करके नई चीजें सीखने वाले हो। पहले आप सीखोगे बाद में एआई आता है, पहले एआई बाद में सीखना नहीं आता, पहले सीखना बाद में एआई आता है। उसको फास्ट करने के लिए चीज़ों को, है ना, कि हम लोगों ने वो बनाया तो हमारे पास अच्छी आइडिया था। अब देखो तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो प्रॉब्लम है नहीं आपके लिए, ठीक है। सही है यार, सही लग रहा है मुझे तो, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे यार हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक करेंगे, हम लोग देखेंगे बैकएंड सिस्टम्स एक्चुअली बनते कैसे हैं, है ना, बैकएंड डेवलपमेंट करते कैसे हैं, बैकएंड सिस्टम्स क्या होते हैं, उसके बाद में एपीआई क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या होता है, फिर ये पोस्टमैन है क्या, इसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, एपीआई कॉल कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा Node.js और Express.js से अपना एक बैकएंड एप्लीकेशन सेटअप करेंगे। ये चीजें आज के लेक्चर में लोग कवर कर रहे होंगे। सेंस दे रहा है सबको, सेंस दे रहा है, चलो सही है। इंट्रोडक्शन टू बैकएंड सिस्टम। अब तुम एक चीज समझो, आपको याद है अभी तक हम लोगों ने फ्रंट एंड साइड पे क्या किया था, हम लोगों ने अपने क्रेडेंशियल्स डाले जो कि लोकल स्टोरेज में स्टोर करा है, बल्कि ऐसा होगा नहीं, बात समझ आ रही, कहाँ जाना चाहिए, वो डेटाबेस में जाना चाहिए। तो मतलब कुछ बैकएंड सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे, है ना, जिनका काम क्या होगा, इनका काम होगा किसको, डेटाबेस को हैंडल करना, सिक्योरिटी को हैंडल करना, है ना, सिक्योरिटी को हैंडल करना, और भाई इफिशिएंट हमारे पास में रिस्पॉन्स देना, है ना, डेटा प्रोवाइड कराना, है ना, इफिशिएंट ऑपरेशंस ऑन डेटा, इफिशिएंट ऑपरेशंस। सो ये कुछ हमारा काम है कि हमें ये करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होगा कि हमारा बैकएंड सिस्टम रेडी है। तो ठीक है यार, समझते हैं कि इनको चलाएगा कौन। तो इनको चलाने के लिए हमको चाहिए एपीआई। हमको क्या चाहिए, एपीआई। तो बैकएंड सिस्टम में कुछ और नहीं लिखते आप, बैकएंड सिस्टम इज नथिंग, इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एपीआई। जहाँ पे आपने बहुत सारी एपीआई लिखी हुई हैं, उन एपीआई को, अब ये एपीआई है कौन सी कहानी भाई, ये तो समझ लो। तो एपीआई को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये कुछ बात है कि मतलब ये क्या होगा कि ये मेरी भाई एपीआई। अब इसका फायदा क्या होगा, बेसिकली आपके पास में क्या होगा, पूरा डेटाबेस होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, बैकएंड सिस्टम का लॉजिक होगा। उन सबको अगर कुछ करवाना है आपको, तो वो करवाओगे एपीआई की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एपीआई की हेल्प से। तो मतलब कुछ ऐसे ही हमें रहेगा बैकएंड, जिससे कनेक्टेड है मेरा डेटाबेस, ठीक है। यहाँ रहेगी एपीआई। अब ये एपीआई एज अ मिडिल मैन का काम करेगी, और ये एपीआई क्या करेगी आपके सामने, ये रहा मेरा फ्रंट एंड। तो होगा क्या कि जो भी आपको फ्रंट एंड था, वहां से जो रिक्वेस्ट आएगी वो एपीआई के पास जाएगी, और एपीआई बैकएंड से आपका काम करवाएगा, डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगा और आपको डेटा लाके देगा। अभी आपको याद है सारा डेटा हमने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में डमी पुट किया हुआ है, एरेज की हेल्प से किया हुआ है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बैकएंड से आता है और बैकएंड हमारे पास होना ही चाहिए। तो हम लोग वो करेंगे आने वाले टाइम में, कुछ कंप्लीटली बनाएंगे, कंप्लीट फुल स्टैक बनाएंगे। बात समझ आ रही है, सही है। तो ये यहाँ पे सीन क्या है, ये मेरा बैकएंड है, ये मेरा फ्रंट एंड है, इनके बीच में इंटरेक्शन चल रहा है एपीआई खेल रहा है। उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में आके बैठ गया। अब बोले भाई चाचा तुम बोलो क्या करना है, इन्होंने कुछ बोला करो भाई, चलो हम तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, ब्रोकर का काम करते रहेंगे। बात समझ आ रही है, मिडिल मैन का काम करते रहेंगे। तो वो काम है तुम्हारे एपीआई का यहाँ पे, ठीक है यार। तो अब एपीआई के यार लाइफ साइकिल क्या होती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या होती है, देखो एक बात समझो बहुत ध्यान से। रिक्वेस्ट करने वाला हमेशा क्लाइंट होता है और रिस्पांस देने वाला हमेशा सर्वर होता है। तो क्लाइंट से आएगी एक रिक्वेस्ट, किसके पास, एपीआई के पास में। एपीआई बोलेगा बैकएंड भैया एक काम करो यार, तुम मेरे को कुछ रिस्पांस ला के दो ना, ये बात पूछी है उसने, क्या बताऊं उसको। तो बोलेगा ठीक है मैं प्रोसेस करता हूं। तो यहाँ से आई रिक्वेस्ट, ऐसे क्या है रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट एपीआई के थ्रू बैकएंड तक मूव करके बैकएंड ने इसको प्रोसेस किया विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस और कुछ भी जो जरूरी था वो। उसके बाद में ऐसे आ गया रिस्पांस, ऐसे क्या आ गया, रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स कहाँ चला गया, फ्रंट एंड के पास में, और फाइनली वो डेटा हमें यूजर एंड पे दिख रहा है। बात समझ आ रही है। तो ये है मेरा क्या, ये है मेरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, जहां पे मेरा फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करता है अपने बैकएंड सर्वर से, और बैकएंड सर्वर रिस्पॉन्ड करता है विद सम वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एपीआई टू फ्रंट एंड सर्वर। और वहां से मेरे को समझ आता था अच्छा ठीक है ये पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है एक्चुअल डेवलपमेंट में। बात समझ आई क्या, बात समझ आई, सही है। फिर पोस्टमैन क्या होता है, अभी आप एक बात समझो, हम लोगों ने जब फ्रंट एंड की चीजें बनाई थी तो हम लोग ब्राउजर पे जाके देख पा रहे थे। बात समझ आ रही है। बैकएंड की चीजें बनाएंगे तो बैकएंड दिखता नहीं है,
बात समझ रही, बैकएंड डेटा में बात करता है, तो वो डेटा मुझे दिखेगा कहाँ, कोई यूआई तो है नहीं, कोई यूजर इंटरफेस तो है नहीं, यूजर इंटरफेस तो फ्रंट एंड क्या होता है, बैकएंड के पास तो कुछ डेटा होता है, तो वो डेटा मेरे को कहाँ दिखेगा, उस बैकएंड एप्लीकेशन की टेस्टिंग कहाँ से होगी, बात समझ आ रही है। उस टेस्टिंग के लिए हमें एक टूल चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टमैन। क्या बोलते हैं, पोस्टमैन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्टमैन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पोस्टमैन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप जाओ गूगल दादा के पास में, इनसे बोलो कि दादा हम हैं बहुत संकट में, हमें बचा लो, अपना एक पोस्टमैन मुझे दे दो। ऐसा नहीं बोलना है, आप सिंपल सा बोल दो पोस्टमैन इंस्टॉल, भाई पोस्टमैन इंस्टॉल, ठीक है। तो अब पोस्टमैन इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करो, यहाँ पे ना बहुत सारे होंगे, अपने विंडोज के लिए आपको करना है, विंडोज के लिए कर लो, मैक के लिए करना मैक के लिए कर लो, जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से आप कर लो। सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। मेरे पास मैक है इसलिए मैक का ऑटोमेटिक दिखा रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरा मैक एप्पल चिप है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड विल बिगिन शॉर्टली, ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। वैसे आप विंडोज के लिए सर्च करिए, विंडोज के लिए कर लेना .exe फाइल, कुछ लॉजिक नहीं है, एक बार डाउनलोड हो गया क्लिक करके नेक्स्ट 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 करना और कुछ नहीं। यार मेरा ऑलरेडी है बाय द वे पोस्टमैन इंस्टॉल, तो मेरे में ये सब हो गया। वैसे कुछ लोग जिनके में नहीं होगा उनको एप्लीकेशन में ड्रैग करना पड़ता है, और अगर मैक चला रहे हो तो आपको इंस्टॉल करना है कि एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, बहुत अच्छी आइडिया होगा। बात समझ आ रही है। तो मेरे में ये इंस्टॉल है नॉर्मली, ठीक है, मेरे में इंस्टॉल है नॉर्मली, तो ये खुल गया। अगर आपके में ना हो तो आप कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो ओपन एप्लीकेशन फोल्डर, तो ये मेरा ओपन हो रहा है पोस्टमैन। तो कुछ पोस्टमैन का इंटरफेस ना कुछ ऐसा दिखता है। हालांकि यार ये ना मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें कराई हुई हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये पड़ा हुआ है कुछ रायता। आपके में ऐसा दिखेगा नहीं, आपके में ये कुछ नहीं दिख रहा होगा, ये ब्लैंक दिख रहा होगा, यहाँ कुछ नहीं आ रहा होगा, आपका सिर्फ ऐसा आएगा, ये कलेक्शन ये सब लिखा होगा और ये सब लिखा होगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट्स का ऑप्शन है, हमने भी कोई किया नहीं है तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो कलेक्शन चाहिए, तो हम लोग कलेक्शन यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास में कलेक्शन। अब कलेक्शन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ ऐड करूँगा एक नया कलेक्शन। या इसका क्या मतलब होता है, देखो ऐसा होता है, आप ना अपने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए टेस्टिंग करना चाह रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट का बना लेते हो आप कलेक्शन कि अच्छा ठीक है मेरे पास में 10 काम होंगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उस प्रोजेक्ट का कलेक्शन मैं यहाँ बना लूँगा। तो मैं क्लिक करूँगा नया क्रिएट न्यू कलेक्शन और ब्लैंक कलेक्शन, ठीक है। ब्लैंक कलेक्शन क्रिएट हो गया, जो कि ये रहा। मैं इसका यहाँ से यहाँ पे नाम दे देता हूँ, मैंने नाम दिया हुआ है स्टडी IQ स्किल्स, ठीक है। तो मैंने दिया हुआ, अब यहाँ पे आ गया ये स्टडी IQ स्किल्स। यहाँ पे जाओ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो, ध्यान से ट्रिपल डॉट पे इस पे क्लिक करोगे तो लिख के आ रहा है ऐड रिक्वेस्ट। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, तो यहाँ रिक्वेस्ट का नाम दे दो, लेट्स से डमी टेस्ट। तो मैंने ऐसा कुछ दिया हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि किसी और के पास में, तुम्हें याद है जब हम लोग असिंक्रोनस कॉल्स पढ़ रहे थे फ्रंट एंड में, लेक्चर नंबर 18, जहां पर हम लोग असिंक्रोनस कॉल्स को पढ़ा था, है ना, वहां पे हम लोग एक URL यूज कर रहे थे जो फ्रंट एंड में डेटा फेच कर रहा था, हमें वही URL यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं सर्च करूंगा डमी जेसन। तो यहाँ से मेरे को ना एक API मिल जाएगी, बस मुझे API में ही इंटरेस्ट है, बाकी तो सब मोह माया है ना। तो चलो यार डॉक्स पे चलते हैं, यहाँ से कुछ मिल जाए तो ले लेते हैं बाबा के नाम पे। तो यार ये रहा मेरा एड्रेस, जो मैं फेज के अंदर लिखता था वो रहेगा मेरे पास एड्रेस। यार मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ आऊँगा, मेरे को ना सिंगल कोट तो हटाने पड़ेंगे जो मैंने लगा दिए फ्री में, तो ये हटा दो आप। जैसे आप हटाओगे ना, रन करो, तो आप देखोगे ना तो कुछ डेटा आ रहा है यहाँ पे, ये देखो जेसन डेटा आ रहा है। अब जेसन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। हालांकि मैं आपको सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो जेसन होता क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, जो कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट पढ़े थे वैसे ही ऑब्जेक्ट के जैसा दिखता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि भाई, प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉफिट है बाय द वे, कि वो बहुत लाइट वेट होता है। जो जेसन है वो एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट बहुत लाइट वेट होता है और सेम दिखता है ऑब्जेक्ट के जैसा। तो और कुछ जेसन नहीं है। जब भी आपको ये क्या है कि डेटा इंटरचेंज करने का एक फॉर्मेट है कि फ्रंट एंड से बैक एंड, बैक एंड से फ्रंट एंड, बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो जनरली वो जेसन के फॉर्मेट में होता है। तो इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वो लाइट वेट है, बहुत हल्का है, आसानी से ट्रांसफर हो जाता है और हर एक टाइप की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर देता है, इसलिए लोग जेसन प्रेफर करते हैं। तो ये मेरा हो गया। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, मैं देखता हूं इसको कॉल करके, तो ये तो खैर इनकी फ्रंट एंड की पूरी साइट थी जो पूरी आ गई है। हालांकि हमें वो चाहिए नहीं थी, ठीक है, ये उनकी पूरी फ्रंट एंड की साइट आ गई है, बट ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ऐसा लगता है प्रोडक्ट्स करके कुछ तो था यार इनके पास, हमें याद है। तो हाँ, दो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने एंटर किया, तो ये प्रोडक्ट का पूरा डेटा आ गया, देख रहे हो। तो अब क्या हुआ कि फायदा ये था कि बैकएंड का सिस्टम कहीं और बना हुआ है, हम लोग क्या कर पा रहे हैं, पोस्टमैन के थ्रू कॉल करके यहाँ से देख पाएंगे कि अच्छा
ठीक है कि ये एपीआई चल रही कि नहीं चल रही। तो ये है एपीआई का एंड पॉइंट बेसिकली। तो ये है एपीआई तुम्हारी, और तुम कर रहे हो यहाँ से कॉल। तो पोस्टमैन कुछ नहीं, बैकएंड एप्लीकेशन को टेस्ट करने में यूज होता है, जहां हम एपीआई कॉल करवा सकते हैं। और एपीआई कॉल से क्या होगा, अगर मेरा बैकएंड बना हुआ है तो वहां से डेटा जो आएगा वो मुझे मिल जाएगा। बात समझ आ गई? क्योंकि अभी मेरे पास फ्रंट एंड नहीं है ना, मेरे पास क्या है, बैकएंड है, और बैकएंड सिर्फ डेटा में बात करता है, कोई यूआई तो होता नहीं है। तो आपने यहाँ पे एपीआई डाली, और एपीआई डालने के बाद सेंड बटन पे क्लिक किया तो ये खुल गया। तो इसलिए आपको पोस्टमैन चाहिए यार। उम्मीद करता हूँ ये बात तो तुम्हें समझ आ गई मुझे पोस्टमैन क्यों चाहिए लाइफ में, है ना। तो यार ये तो तुम जानते हो पोस्टमैन क्या था। पहले भी पोस्टमैन ऐसा ही तो होता था कि इधर से चिट्ठी आई है और उधर चिट्ठी जा रही है। बट अभी तो सीन बदल गया, अब तो व्हाट्सअप। वैसे ही इसके लिए क्या है कि पोस्टमैन ये भी थोड़ा एडवांस पोस्टमैन है, डिजिटल है। तो यहाँ पे क्या होता है, एपीआई डालते हो, एपीआई डालने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ से जैसे सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो ये बैकएंड से डेटा लेके तुम्हें दे देगा। बस इतनी सी बात। टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे बैकएंड में। बढ़िया, तुम समझ गए। आप चलेंगे अपने यार वापस से पीपीटी के ऊपर। तो यहाँ हम लोग आ गए। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि भाई एपीआई हम लोगों ने कॉल कैसे करनी, हम लोग कर ही लिए थे कि हम लोग जाएंगे, पहले क्या करेंगे, कलेक्शन बनाएंगे। कलेक्शन बन गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू ब्लैंक कलेक्शन करेंगे। और ये जब मेरा एक बार हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट करेंगे। कहाँ से, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके कलेक्शन के साइड से, करेक्ट, ऐड रिक्वेस्ट। और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल पेस्ट करेंगे, पेस्ट योर यूआरएल, है ना। और फिर सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन सेंड बटन, ठीक है। तो यार ऐसे करके आप क्या करते हो, अपने पोस्टमैन के थ्रू काम कर रहे होते हो। बढ़िया। अब हम समझेंगे कि भाई ये हमें सेटअप करना है। देखो अभी तक जिन लोगों ने मेरे साथ शुरू से इस सीरीज को फॉलो किया है फुल स्टैक डेवलपमेंट की, लेक्चर 1 से आज लेक्चर 23 तक, है ना, तो उन लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया होगा ये, है ना, बहुत अच्छा आइडिया होगा ये कि यार हम लोग Node.js का सेटअप अगर हमें रन करना है, क्योंकि Node.js की वजह से ही बैकएंड में आज मेरे पास में जावास्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, और हम लोग कहीं ना कहीं Node.js और Express.js का ऐप बनाएंगे जो कि मेरा बैकएंड ऐप होगा। बात समझ आ रही है? इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। याद रखना आपके सिस्टम में Node.js का इंस्टॉलेशन होना ही होना चाहिए। अगर आप JS को रन कर पा रहे हो अपने लैपटॉप में तो है ऑलरेडी वो, ठीक है, तो है ऑलरेडी वो। तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग चलेंगे अपने VS कोड के ऊपर। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना VS कोड, मेरा VS कोड हो जा भाई ओपन तू। तो यार VS कोड ओपन हो गया है। हालांकि ये नाराज है, बहुत दिनों से बोल रहा तुमने कर्सर का यूज किया है, हमें छोड़ दिया है, बट ऐसा है नहीं, ये आप भी जानते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग FSD सीरीज को ओपन करेंगे। अब ये था मेरा, हम लोग कर चुके थे अपने लेक्चर नंबर 23 तक। हालांकि जो 20 पे वो कहाँ चला गया, अच्छा 23 तो आज है, 22 तो मेरा प्रोजेक्ट था जो हम लोग कर चुके हैं वहाँ पे, याद है। 22 तो मेरा कल वाले प्रोजेक्ट में था। हम सीधे यहाँ पे डालेंगे कौन सा, डे 23, ठीक है, डे 23 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद इन सबको तो क्लोज कर देते हैं पहले यार। ये सारी इतनी चीज़ें हम लोगों जो खोल के रखी हुई है ना, ऐसे ओपन की हुई है, सबको भगाओ यार, है ना। मतलब कौन रखेगा इनको जब अपने पास क्लीन स्पेस है। वाह 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 वाह। खैर यहाँ आ जाओ। यार ना शायरी तो मुझे नहीं आती, वो तुम्हें मानना पड़ेगा, और बैकएंड आता है वो भी मानना पड़ेगा, ठीक है। CD मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और CD आने के बाद में क्या करोगे, अपना फोल्डर का नाम लिखते हैं, डे 23, मैं यहाँ पे आ गया। बढ़िया, आ गया। यहाँ आने के बाद में अब काम शुरू होता है आपका बैकएंड प्रोजेक्ट बनाने का। कैसे बनाओगे, पहली कमांड npm init। npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी चीजें इंस्टॉल कर रहे होगे, कोई फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहे होगे। Express.js एक फ्रेमवर्क है जो बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा, जो हम धीरे धीरे जानेंगे। बात समझ आ रही है? बट अभी इतना याद रखो कि Node.js मेरा एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से चीजें चल रही हैं। Express.js मेरा एक फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क क्या होता है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जहां पूरा एप्लीकेशन बना सकते हो। तो Express.js की हेल्प से हम लोग पूरा इंटायर एप्लीकेशन बैकएंड का बना सकते हैं, है ना। और उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी क्या होती है, जिसमें एक दो फीचर या फिर मेरे को कुछ स्पेसिफिक फीचर्स मिले, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। जहां सारे फीचर एक साथ कलेक्टिवली मिल जाएं, उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। बात समझ आ रही है? ये पूरा तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारा एंड टू एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट देख लेगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्सप्रेस का यूज करेंगे। तो चलो भाई करते हैं। क्या करोगे, पहली कमेंट, पहले यहाँ पे क्या लाइन लिखोगे, npm init। इससे तुम्हारा क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा बैकएंड प्रोजेक्ट। तो आपने जैसे हिट किया, अब ये कुछ चीजें पूछेगा, बोला पैकेज का नेम बताओ। आपको याद है लास्ट टाइम हम लोग npm पैकेज को इंस्टॉल करते थे किसी और के द्वारा बनाया हुआ, आज आप खुद का बना रहे हो। बात समझ आ रही है? इनको पब्लिश करके बाद में कोई और भी यूज कर पाए, ऐसा भी आप कर सकते हो। खैर अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ। मैं इसका नाम क्या दूं यार,
इस पैकेज नाम चलो Day23 रहने देते हैं, मैं आप यहाँ पे कुछ दे भी सकते हो, मैं दे भी सकता हूँ यहाँ पे, लेट्स से बैक एंड सेटअप मैंने दे दिया, ठीक है। तो मैंने दे दिया इसका नाम। वर्जन पूछ रहा है, आप जानते हो वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपका जो पहला एप्लीकेशन है, जो पहली बार लॉन्च करते हो, वो 1.0.0 होता है। इनमें जो नंबरिंग्स डिनोट करती हैं वो डिनोट करती हैं कि आपने एप्लीकेशन में कितना डेवलपमेंट किया हुआ है। आप अगर इसके बाद कोई मेजर अपडेट लेके आओगे तो आप बोलोगे 2.0.0, बहुत माइनर, कोई माना कि उस थोड़ा सा मेजर नहीं है बट माइनर अपडेट है, उस केस में हो सकता है कि आप 1.5 लेके आ जाओ, जितनी नंबर ऑफ स्टेप्स आपको बदलनी है। और अगर आपको लगता है बहुत माइनर स्टेप्स हैं तो फिर आप कर लो 1.0.5 और समथिंग। तो इससे पता चलता है कि अच्छा ठीक है, नया वर्जन आ रहा है। जैसे आप देखते होगे डिफरेंट मोबाइल फोन्स में, आपके जो भी आप फोन यूज करते हो वहाँ पे अपडेटेड वर्जन आते हैं, वो होते हैं कि भाई पहली बार जब बना था उससे अब इतने चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने वर्जन अभी मेरा 1.0.0 ही रखूंगा क्योंकि मेरा फर्स्ट है अभी। डिस्क्रिप्शन में होता कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में ये बताओ, है ना, इससे ना बाद में थोड़ा आपका जो नोड पैकेज है जो आप डालोगे कभी, ये जो npm पैकेज है ये थोड़ा सा एक्सेसिबल होगा, आसानी से डालना चाहिए डिस्क्रिप्शन। तो दिस इज टेस्ट पैकेज फॉर सेटअप, मैंने बस कुछ गार्बेज चीज़ें लिख दी हैं। फिर पूछा एंट्री पॉइंट क्या होगा, तो आप एंट्री पॉइंट डालो। देखो दो तरीके से आप एक्सटेंशन आज मैं बताऊंगा आपको, एक तो मेरे पास होता है .js, एक होता है .mjs। बात समझ आ रही है? आज हम लोग पहले .js से ही कर रहे होंगे, टाइम आने पर हम लोग .mjs भी करेंगे। तो अभी मैं एंट्री पॉइंट .js रखता हूँ। टेस्ट कमांड अभी मुझे देनी नहीं है, तो टेस्ट कमांड से क्या होता है, जब भी आप इसमें टेस्टिंग कर रहे होगे, मैं बताऊंगा टेस्टिंग क्या होती है, टाइम आने बताऊंगा आपको, है ना। तो उस टाइम पर ये काम आपका आ रहा होगा, बट अभी कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं टेस्ट कमांड अवॉइड कर दी। हालांकि गिट रेपोजिटरी ये बोल रहा है कि भाई ये किसी रेपोजिटरी से आप लिंक करने वाले हो तो आप दे दो, या मुझे अभी नहीं देनी है, आप दे देना अपनी जो भी आपके पास रेपोजिटरी है गिट की, वहाँ पर डाल के पेस्ट कर देना। कीवर्ड्स बताने हैं तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बैकएंड डाल देना है, टेस्टिंग डाल देना है, और जो भी आपको कीवर्ड लगे कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए वो डाल दो। इसका ऑथर कौन होगा? गौरव पांडे नहीं यार, बाईटी लर्नर्स, ठीक है, मतलब यूट्यूब के जो लर्नर्स हैं वो इसके ऑनर हैं। लाइसेंस अभी आप कुछ मत डालो, या फिर MIT डाल दो। हालांकि जब भी आप कोई पैकेज को पब्लिश करते हो तो उसके वेरिफिकेशन के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तो जब भी आप पब्लिक करो, तो अगर आप इंडिविजुअल यूज करो तो जरूरत नहीं है इसकी, बट अभी मैंने रहने दिया, लेट्स से MIT मैंने कर दिया और कुछ नहीं। टाइप क्या है इसका? कॉमन जेएस है। कॉमन जेएस जो हम लोग यूज करते आए हैं, जो तो हम पढ़ते आए हैं, भाई हमारी कॉमन जेएस है। और बोला क्या ये सब ओके है, ये पूरी इसने कहानी हमारी ये कन्वर्ट करके दे दी। बोला कि ये सारी बातें सही है, मैं बोलूँगा हाँ भाई सही बातें हैं तो कर दो। तो अब तो देखो Day23 के अंदर एक नई फाइल बन गई, package.json। क्या बन गई? package.json। जैसे ही बन गई है तो आप ऐसे यहाँ पे आ जाओ, तो ये मेरे को मस्त दिख रहा है, ठीक है। ये मेरे प्रोजेक्ट के बारे में था, जो कि मेरे पास package.json फ्रंट एंड में भी हुआ करती थी, आज बैक एंड में भी आ गई है। ये बन गया। अब इसी फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाओ, जैसे वहाँ index.html होती थी या index.js होगी, तो एक नई फाइल बना लेते हैं अपन index. और ये आपका कुछ लोग server.js लिखते हैं, कुछ लोग index.js लिखते हैं, ये आपकी एंट्री पॉइंट होती है। तो अब यार Node.js आपको क्या कर देगा? रन टाइम एनवायरनमेंट तो दे देगा, बट आपके लिए एप्लीकेशन नहीं बना सकता। उसके लिए कौन चाहिए? फ्रेमवर्क चाहिए, Express.js। कौन चाहिए? Express.js। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे npm i express। इससे क्या होगा कि आपका Express.js जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, और आप उसको यूज कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस लिख दो। जैसे आपने एक्सप्रेस लिखा तो ये इंस्टॉल हो गया। अब देखो नोड मॉड्यूल्स आ गया है, पैकेज लॉक.json आ गई है, ये अपने आप आ जाते हैं, इसलिए मैंडेटरी भी नहीं होते कि जैसे आप npm i करते हो ये आ ही जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो अब क्या हुआ कि मेरे पास में मेरा ये इंस्टॉल हो गया। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसीज में ये वाला मेरा आ गया कि अच्छा ये एक्सप्रेस का वर्जन इंस्टॉल हुआ है। अब क्या करोगे? आप इंडेक्स में आ जाओ। एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको एक्सप्रेस की जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ रही है? इससे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आज मैं बहुत सारा कुछ टेक का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा उसको डाइजेस्ट कर पाना। तो मैं यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं लिखूंगा कि भाई अभी के लिए तुम इतना लिख लो कि ये लिखना पड़ेगा। अगर आपको उस एक्सप्रेस को अपने सिस्टम में इंपोर्ट करना है तो मैं पुराना सिंटेक्स लिखूंगा अभी के लिए, रिक्वायर वाला। तो मैं कॉन्स्ट लिखो या फिर लेट लिखो, लेट वेयर कॉन्स्ट, कुछ भी जो वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते थे आप जेएस के अंदर, वैसा वाला कॉन्स्ट मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे डाल दो एक्सप्रेस नाम। कहाँ से? फ्रॉम नहीं देना है, इक्वल्स टू रिक्वायर डालो। ऐसा वेरिएबल बना लोगे रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर, और यहाँ पे डबल क्वोट्स के अंदर या सिंगल क्वोट्स के अंदर एक्सप्रेस लिख दो। इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सप्रेस जेएस था वो अब आपका लाइक आपके सिस्टम में सेटअप आपने कर लिया है। अब इसकी हेल्प से क्या होगा? एक्सप्रेस की हेल्प से आप ऐप बनाने वाले हो। बात समझ आ रही है? इसको ही पूरा यूज करने वाले हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका इंस्टांस बनाना पड़ेगा ऐप करके, कुछ भी आप नाम दे दो उसको, ऐप थोड़ा ठीक लगता है। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे डालोगे एक्सप्रेस, ठीक है। तो अब ये मेरे पास हो गया एक्सप्रेस, ठीक है, मैंने एक्सप्रेस लिख दिया है यहाँ पे।
तो अब ये मैंने क्या किया, इसका इंस्टांस बना लिया एक्सप्रेस का, तो ये मेरा एक्सप्रेस बन गया है। अब एक बार जब ये मेरा एक्सप्रेस बन गया, अब मुझे क्या करना है, जब ये मेरा अच्छा एक्सप्रेस अब बन गया, तो अब यहाँ से आप बना सकते हो अपना कि भाई अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना सर्वर बनाना है। क्या बनाना है, सर्वर। ये जो मेरा लोकल सिस्टम है इसको क्या बनाना है मेरे को, सर्वर। तो आपका लैपटॉप एक सर्वर बन सकता है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने लोकल सिस्टम के लिए मुझे एक्सप्रेस से सर्वर स्टार्ट करना, तो उसके लिए कमांड लिखोगे आप app.listen। लिसन में दो चीजें आएंगी, एक तो पोर्ट आएगा, एक कॉलबैक आएगा। तो कॉलबैक क्या होता है, जो किसी भी फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास हो उसको कॉलबैक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक लिसन फंक्शन कॉल किया, जहाँ पोर्ट दोगे, पोर्ट मतलब कौन सी वो लोकेशन है मेमोरी की जहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन रन करेगा। जनरली बैकएंड एप्लीकेशन के लिए 8000 होता है, और यहाँ पे एक दे दो कॉल बैक कि भाई जब ये चल जाए तो वो वाला फंक्शन अपने आप चल जाए, उसको कॉल बैक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक एरो फंक्शन हम लोग डाल देते हैं, हम लोगों ने भी एक एरो फंक्शन डाल दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे console.log। मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट लेट्स से 8000। अभी मैंने कुछ रैंडम डेटा डाल दिया है, ठीक है। तो यार अब क्या हुआ, इससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन ये बन गया, मतलब बैकएंड का ये 3 लाइन का जो मैंने कोड लिखा था यही सेटअप है। हालांकि इसके बाद हम लोग बहुत कुछ करेंगे, हम लोग यहाँ पे आते हैं स्पीड से, और उसको रन कैसे करोगे अभी के लिए कर लो, बाद बाकी आने वाले टाइम हम लोग बहुत सारे टूल्स को देख रहे होंगे, बट अभी के लिए कर लो node index.js। ऐसे ही करते थे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन, तो आपने किया तो क्या लिख के आ रहा है, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8000। मतलब ये कि आपका ये बैकएंड एप्लीकेशन बन गया और चल रहा है, बट इसमें कोई भी एपीआई नहीं है, कोई भी एपीआई नहीं है। तो मुझे बनानी है कि एपीआई, तो एपीआई कैसे बनाते हैं, आपको इसे कॉल करना पड़ेगा। जो आप ये ऐप को देख रहे हो ना, इसको ऐप को लिखो, सो ऐप डॉट, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप डिफाइन करोगे आपको कौन सी एपीआई बनानी है। बात समझ आ रही, कौन सी एपीआई बनानी है। तो ना एपीआई बहुत सारे टाइप होते हैं। गेट एपीआई का मतलब क्या होता है, जो यूजर को जनरली रिस्पॉन्ड लेके आता है, डेटा लेके आता है, और क्या करेगा, वो डेटा लाके बैकएंड से डिस्प्ले करेगा। मतलब कोई भी और ऑपरेशन नहीं होगा, डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो डेटा फेच करना है, तो आप गेट का यूज कर रहे होते हो। तो गेट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे डालते हो पाथ, कि जिस पाथ पे ये कॉल होगा, और उसके बाद यहाँ पे डालते हो कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे ना एपीआई में बेसिकली दो चीजें होती हैं, तो होते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आने वाले टाइम में आपसे बोलूंगा 2 से ज्यादा होती हैं, बट अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 चीजें होती हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो अब यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे से लिख लो रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, आपने लिख लिया, और उसके बाद आप यहाँ पे एरो फंक्शन डालो और यहाँ पे इसके बारे में लिखो। तो आपकी ये होगी एपीआई। क्या होगी एपीआई, तो मतलब क्या कि ये है आपकी एपीआई की कॉलिंग, ये है आपका एड्रेस, बैकएंड की एपीआई का एंड पॉइंट है, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। जैसे ही इसको आप कॉल करोगे तो ये वाला फंक्शन अपने आप चल जाएगा। ये है आपकी एपीआई एक्चुअली यहाँ पे, और ये एपीआई का एंड पॉइंट है। तो ये एपीआई पे कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ऐसे कुछ मैं मैसेज दूँ, तो मैसेज देने के लिए आप रिस्पॉन्ड लिखते हो। तो रिक्वेस्ट मतलब जो क्लाइंट भेजेगा, रिस्पॉन्ड जो मतलब हम भेजेंगे। बात समझ गए, रिस्पॉन्ड मतलब सर्वर भेजेगा, रिक्वेस्ट मतलब जो क्लाइंट भेजेगा। अभी हो सकता है इस पूरे लेक्चर में आपको बहुत डिटेल ना समझ आए, धीरे धीरे समझ आएगी, बट बहुत आसान होगा, ट्रस्ट में, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्ड डॉट सेंड। ऐसे आपको याद रखना, मैसेज भेजना तो रिस्पॉन्ड डॉट सेंड लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई लिख दो हाय आई एम फ्रॉम बैकएंड। तो अब क्या होगा, अब सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ मैंडेटरी है नहीं, आप जानते हो जेएस में, तो वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं आपको। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ, इसको कंट्रोल सी से आपको रोकना होगा, ऐसे कंट्रोल सी दबाओ, ये स्टॉप हो जाएगा। दोबारा से चालू करो, सेव करने के बाद याद रखना आपके में ऑटो सेव ऑन हो, वरना फ्री में प्रॉब्लम्स में आप रहोगे। यहाँ जाओ ऑटो सेव सर्च करो, ऑटो सेव के बाद यहाँ पे आफ्टर डिलीट सेट कर लेना, तब तो ये सेव होता रहेगा, वरना सेव नहीं होगा अपने आप, और सेव नहीं होगा तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने ऑटो सेव लगाया हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो अब मेरे में क्या करोगे, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो सर्वर स्टार्ट हो गया किस पे, पोर्ट 8000 पे। अब मैं दिखाता हूँ क्या मेरे Node.js में मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ट्रिपल से क्लिक करूँगा, नई रिक्वेस्ट ऐड कर लूँगा, और मैं इसको लेट से कर लेता हूँ लोकल कॉल। कुछ भी नाम दे दो यार तुम, अभी तो नॉर्मली नाम है। यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका एड्रेस देना पड़ेगा। उसका एड्रेस क्या रहता है, उसका रहता है http:// यस नहीं रहता, http:// लोकल होस्ट, क्योंकि आपके सिस्टम को ये बोलता है लोकल होस्ट। ये कहाँ पे है, लोकल होस्ट 8000, ये पोर्ट यहाँ पे आप डालोगे, लोकल होस्ट कॉलन 8000। यहाँ से क्या होगा, जैसे सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो आपके बैकएंड सर्वर से जो भी आपने रिस्पॉन्ड में डाला है, मैसेज में भेजा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब आपने अपना पहला बैकएंड एप्लीकेशन बनाया। जैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखते थे, वैसे इसका हेलो वर्ल्ड है। बात समझ आ रही है। तो कुछ ज़्यादा हम लोगों ने किया नहीं है, हम लोगों ने npm init किया था, फिर उसके बाद npm i करके एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था, और ऐसे एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट किया है, उसका एक इंस्टांस ऐप बनाया है। ऐप की हेल्प से हमने एक एपीआई बनाई इस वाले एंड पॉइंट पे, और जो कि इसको कॉल कर रही है। अच्छा, कोई एक और एपीआई बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऐप डॉट गेट
बट इस बार नया मैं एड्रेस दूंगा, मैं बोलूँगा कि इंट्रो, ठीक है। मैंने इंट्रो करके एक नया यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं एक नया API डिफाइन करूँगा जहाँ पे मुझे दो चीज़ें डालनी पड़ेंगी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई कॉल करे तो वैसे एक मैसेज चला जाए उनके पास में, रिस्पॉन्ड.सेंड यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं भेजूंगा कि हाय आई एम गौरव पांडे, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल से एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं, तो इतना याद रखना, और हमने कुछ भेजा नहीं है, ठीक है। हालांकि आने वाले टाइम में हम लोग जेसन डेटा लाएंगे और भेजेंगे, वो हम लोग सीखेंगे। तो अभी मैंने इतना कर लिया, बट मेरे को ना इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर। तो Ctrl+C करो और सर्वर को रिस्टार्ट करो। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया, अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं /intro लिख दूंगा ना, तो वो आएगा। कौन सी जो नई API मैंने बनाई है, तो एंड पॉइंट से हाय एम गौरव पांडे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरी दूसरी वाली API क्योंकि उसका एंड पॉइंट स्लैश था, हाय एम फ्रॉम बैकएंड। बात समझ आ रही है? तो ऐसे आपने क्या करेंगे, तो इतना ही आपको कोड लिखना है अभी के लिए। इससे आपका पहला बैकएंड एप्लीकेशन बन गया। मुझे कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है अपना पहला बैकएंड एप्लीकेशन बना के। यार जरा सी इतनी छोटी सी स्टेप से हम लोग एक से एक बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स बैकएंड सिस्टम्स बना पाएंगे जो आज वर्ल्ड वाइड चलते हैं, है ना। बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बट उनकी शुरुआत यहाँ से होगी। बात समझ आई क्या? चलो यार, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें इन चीज़ों में मजा आया, है ना। बट इसके साथ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप भी ये सेटअप करने की कोशिश करो। और सेटअप जब आपका हो जाए तो आप उसके बाद एक ऐसा नोड ऐप बनाओ जहाँ पे एक API कॉल करो, वो आपका इंट्रोडक्शन दे। तो अभी आप स्ट्रिंग ही रिटर्न करना, सिंपल सा डबल कोट के अंदर थोड़ी सी एक बात लिख के देख लो, हिट करो, वो आ जाना चाहिए पोस्टमैन पे। इतना मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है। बात समझ रही? इतना कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि यार आपका लोकल सेटअप हो गया। यार उम्मीद करता हूँ ये बात तुमको बहुत अच्छे समझ आई है ना। और आज आपने अपना पहला बैकएंड का ऐप बनाया है Express.js और Node.js के साथ में। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय टू ऑल।